नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले और झारखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं संतोष गंगवार। अगले आधे घंटे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी सियासी खबर से। झारखंड में मचे सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे और कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। जेपी नड्डा ने कहा, देश में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां वंशवादी हैं। नड्डा के झारखंड दौरे के क्या हैं सियासी मायने, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। पहले दिल्ली में सीएम हेमंत, अब झारखंड में नड्डा। जी हां, झारखंड की सत्ता का समीकरण भले स्थिर दिखता हो, लेकिन भीतर खाने बदलाव की आहट तेज है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इन सभी सियासी हलचलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ गए, जिसने इस अफवाह की आग को और हवा दे दी। 2 दिवसीय देवघर दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद को लेकर सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। देवघर के ठाड़ी दुलमपुर में जिला भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनका मजाक उड़ाकर आदिवासी अस्मिता का अपमान किया है। कांग्रेस की राजनीति थी समाज को बांटो, खंडित करो, वोट बैंक को अलग अलग तरीके से देखो और खंडित समाज में से सीमित वोट लेकर के सरकार चलाओ। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये इलाकेवाद की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति, ये सभी राजनीति कांग्रेस के सामने जन्मी, पनपी और आगे बढ़ी। मंच से जेपी नड्डा ने बीजेपी के विस्तार को समझाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की। कहा, जब झारखंड का नंबर आएगा तो हमारे कार्यकर्ता यहाँ भी कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। जनसभा में पहुंचने से पहले जेपी नड्डा ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। यही नहीं, शुक्रवार देर रात बीजेपी प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। अब तो ये समय ही बताएगा कि जेपी नड्डा के इस दौरे के क्या मायने। कोयला और जो बालू है उसकी तस्करी कर रही है और इसको पूरा का पूरा संरक्षण जो है वर्तमान सरकार का प्राप्त है, ऐसा आरोप जेपी नड्डा ने लगाया है। साथ ही साथ जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसको यहाँ पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर रखा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, देवघर। जेपी नड्डा ने देवघर से ही गुमला में बने बीजेपी कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान गुमला कार्यालय में पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लिए एक जो बुनियादी सुविधा जो होनी चाहिए, एक जो व्यवस्था होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं इस कार्यालय में हैं, एक कार्यालय के संचालन के लिए। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी से बिल्कुल अलग है और दोनों धाराएं कभी मेल नहीं खा सकती। नहीं, देखिए, ये भाजपा की चाल है और आज जेपी नड्डा साहब आए, मैं उनके भाषण को सुन रहा था, वो हमारे हेमंत सोरेन जी को अपमानित करके जा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। हमारे हेमंत सोरेन जी न केवल झारखंड के बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े आदिवासियों के चेहरा है, नेता है हमारे। उसको अगर नड्डा साहब जो हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कुछ बात
कह के जा रहे तो ठीक नहीं है। अब 2 धाराएं हैं, मेल कैसे हो सकता है? ये भाजपा का चाल है, विकास को बाधित करना, गुमराह करना। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और 7-7 हजार के 2 बेल बॉन्ड भरकर जमानत ली। अब 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इसी पर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। हेमंत सोरेन हाजिर हों। ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उनके साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन को जमानत भी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 अलग अलग मामलों में 7-7 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड दाखिल किए। कोर्ट ने उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट मिल सकती है। कोर्ट इस पर विचार करते हुए आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी। ईडी के समन मामले में माननीय उच्च न्यायालय में समन को हम लोगों ने चुनौती दिया था, जिसके आदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज की तिथि में उपस्थित होने का हम लोगों ने अनुग्रह किया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके आलोक में आज माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 7,000 का 2 मुचलका उन्होंने भरा। सर अगली सुनवाई कब है इसमें? अगली सुनवाई 12 तिथि को निर्धारित है, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को कभी भी आने की आवश्यकता नहीं है। उनके बिहार में उनके अधिवक्ता महोदय अपीयर होंगे कोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में बड़ी राहत दी थी, जिसके तहत उन्हें 6 दिसंबर के बाद की सुनवाई में सशरीर उपस्थिति से छूट मिल गई है। लेकिन 6 दिसंबर को उन्हें कोर्ट में हाजिरी लगानी थी। ये मामला ईडी के भेजे गए कई समन की अवहेलना से संबंधित है, जो कि कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ समन का पालन नहीं करने पर फरवरी 2024 में शिकायत दर्ज की थी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और धनबाद के चर्चित मोहम्मद शाहबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों फरार गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे बताए जा रहे हैं। पुलिस इस केस में अब तक 11 अपराधियों को जेल भेज चुकी है। ये हत्या 1 जनवरी 2024 को असरफी अस्पताल के सामने हुई थी। दिन को प्रिंस खान गिरोह द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया था और अभी तक इसमें 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इस कांड में संलिप्त जो मुख्य शूटर था वो बमकर चौधरी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक जो लोकल लिंक था दीपक वर्मा, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह उर्फ अमन साफ गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर राहुल सिंह का राइट हैंड माने जाने वाले जुबैर अंसारी के पैर में गोली लगी, जिसका इलाज जारी है। बाइक पे कुछ संदिग्ध चेकिंग को देखते हुए भागने लगे तो पुलिस ने उनको फॉलो किया था। इसी क्रम में पुलिस पे फायरिंग की गई और उनको बताया गया कि पुलिस से फायरिंग रोके, लेकिन नहीं रोके तो आत्मरक्षा के हेतु पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगा है और उसका नाम जुबैर अंसारी है। टोटल उस पर 13 केसेस हैं। वो राहुल सिंह के लिए समझ लीजिए राइट हैंड है, जो लेवी मांगने का, गोली चलाने का और उसके आदेश का पालन कराता है। सरायकेला के खरसावा में अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब और निर्माण सामग्री बरामद हुई। 200 लीटर क्षमता के 8 नीले ड्रम और कई प्लास्टिक बोतलें जब्त की गई। मौके पर मौजूद 2-3 लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले में सर्च अभियान चला रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। तो उक्त सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। जब वहाँ टीम पहुँची तो वहाँ भारी मात्रा में अवैध शराब का निर्माण करते हुए पाया गया, फैक्ट्री पाया गया। कुछ लोग वहाँ पे जंगल झाड़ी का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, लेकिन भारी मात्रा में लगभग 68 पेटी
किंग गोल्ड अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है और 20-20 लीटर का 15,000 अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है और 200 लीटर ब्लू ड्राम में लगभग 1600 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है और इसके अलावा एक सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो बरामद किया गया है। खबर सिमडेगा से, जहां सदर थाना क्षेत्र के फरसा बेड़ा के पास देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कंटेनर ट्रेलर में तेज रफ्तार बाइक घुस गई। बाइक समेत दोनों युवक करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सिमडेगा से बड़ी खबर, सदर थाना क्षेत्र के फरसा बेड़ा के पास कंटेनर ट्रेलर ने तेज रफ्तार बाइक को टक्कर मार दी। बाइक समेत दोनों युवक करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। और इंडिगो फ्लाइट के परिचालन में आई तकनीकी समस्या का गंभीर असर रांची एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट लगातार कैंसिल और रीशेड्यूल होने से यात्री परेशान हो रहे। यात्रियों ने बताया कि उन्हें ना तो ऑनलाइन, ना मेल और ना ही फोन पर किसी प्रकार की जानकारी मिल रही है। कई लोग बीते 2 दिनों से एयरपोर्ट पर चक्कर लगा रहे हैं। उड़ान के टिकट की कीमत बढ़ने के बाद भी उड़ान नहीं मिल पा रही है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की एक खास रिपोर्ट। फ्लाइट के कैंसिलेशन होने को लेकर या फिर कहें रिशेड्यूल होने को लेकर लोग जो है वो परेशान हैं। खासतौर से ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रांची एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अपने टिकट को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। उनकी यात्रा कब होगी ये जानने की कोशिश करने के लिए वो यहां पर काउंटर पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां पर परेशान हैं। और खासतौर से हम जानने की कोशिश करेंगे, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, 5 तारीख से आप प्रयास कर रहे हैं जैसा बता रहे थे। हाँ, 5 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं बेंगलोर जाने का। पहले मेरा भाया हैदराबाद हुआ, फिर मेरा भाया मुंबई हुआ, फिर मेरा भाया कलकत्ता भी हुआ है, जो कि मेरा भाया रांची हैदराबाद भी कैंसिल हुआ, मेरा रांची मुंबई भी कैंसिल हुआ। अब देखिए अभी 9 बजे है भाया कलकत्ता। ये बेंगलोर जाना है जी। मेरा 5,000 टिकट 6,000 रुपये टिकट लगने के बावजूद मेरा 24,000 रुपये लग चुका है। अभी कोई रिफंड का कोई अता पता नहीं है। नहीं, अभी तो टिकट कैंसिलेशन हो गई है और हमको अभी भी कुछ पता ही नहीं रहे लोग कि कहाँ तक जाएगी, कभी आए फ्लाइट, क्या है क्या नहीं, वही हम परेशान हैं अभी। तो देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं। लोग जो हैं वो खासे तौर पर परेशान हैं और ये तस्वीरें उसकी वानगी भर है जो बताती हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी यात्रा करने को लेकर पहुँच तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो भी यहाँ पर प्रबंधन है, न उनकी तरफ से मोबाइल पर कोई मैसेजेस किए जा रहे हैं, न मेल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को काउंटर तक ही पहुँचने पे पता चल रहा है कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल है या फिर रिशेड्यूल है या फिर कोई और अन्य कारण है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और जामताड़ा में डायवर्जन निर्माण कार्य का शिलान्यास स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारी बारिश के दौरान पुल बहने से जामताड़ा शहर का कई क्षेत्रों से संपर्क टूट गया था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। मंत्री ने केंद्र सरकार पर आवश्यक राशि रोकने और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रयास और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोग से निर्माण राशि स्वीकृत कराई गई। अब डायवर्जन निर्माण शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। आज आप देखिए कि केंद्र ने हम सबको राशि नहीं दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं और अपने स्रोतों से हम लोग झारखंड का विकास कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा केंद्र सरकार को कि जब आप गार्जियन होते हैं तो गार्जियन का फर्ज होता है कि अपने भाइयों पर भी ध्यान दें। झारखंड से ही आपका देश चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है, और झारखंड को आप लोगों ने बाईपास इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम लोग तो अभी
हम लोग प्यार से मांग रहे हैं पैसा, अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग अपना स्रोत को बंद कर देंगे। जल हमारा जो मेन कोयला है, लोहा है, पानी, सारा कुछ हम लोग बंद कर देंगे। हम लोग अपने स्रोत को हम लोग बेचेंगे, हम लोग कमाएंगे। फिर हम लोग किसी कानून को नहीं मानेंगे, फिर क्या करेंगे? जब हम लोग, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हमको पैसा नहीं मिलेगा, हमारा टैक्स नहीं मिलेगा, हमारे जीएसटी का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? देवघर में आयोजित बीजेपी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गिरिडीह के परिषद में कुछ समय के लिए रुके, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद मीरा मुंडा भी मौजूद रहीं। हाल ही में बीजेपी और जेएमएम के बीच संभावित गठबंधन की जो चर्चाएं तेज हुई थी, उस पर अर्जुन मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस समय तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की कोई इन विषयों पर चर्चा हो रही है या चर्चा हुई है। औपचारिक तौर पर ऐसा कोई भी विषय नहीं है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार चर्चा भी होती है, वार्ता भी होती है, संवाद भी होता है। इस विषय पर इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि ये उतना गंभीर विषय नहीं है जितना गंभीरता से लोग चर्चा करते हैं। और वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।